स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं 3 से 4 टॉपिक को इंक्लूड करके पढ़ाने वाली हूँ। ये सीडीपी के ऐसे टॉपिक हैं जहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इन सभी टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में इंक्लूड करके पढ़ाने वाली हूँ। यदि आप पूरी वीडियो देख लेते हैं प्लस PYQ सॉल्व कर लेते हैं तो इनसे एक क्वेश्चन पूछे चाहे 10, आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। बट उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और अच्छे से समझनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में। फिर है सोशियलाइजेशन, समाजीकरण के बारे में। फिर है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। उसके बाद है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। इन चारों ही टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये मैं पढ़ूंगी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में, जिसका स्लोगन था सबकी शिक्षा सबके साथ शिक्षा। कोई भी शिक्षा नीति आई हो, चाहे RT 2009, चाहे NCF 2005, चाहे NEP 2020, सबका यही मानना था कि हर एक बच्चे का शिक्षा पे अधिकार है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, पहले मैं इनके बारे में समझूंगी कि एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए और एज ए टीचर हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं जो हमारे ऑप्शन में रहते हैं जब इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले है बहिष्करण। बहिष्करण का मतलब होता है अलग कर देना। बहिष्करण मतलब अलग से बच्चों को बैठाना। ये जो हमने रेड पेन से लिखा है ये क्या है, विशिष्ट बालक है, और जो ब्लैक पेन से लिखी हूं ये क्या है, नॉर्मल स्टूडेंट है। मतलब जो ये समझो एक स्कूल है, एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा विद्यालय जहां नॉर्मल स्टूडेंट को अलग शिक्षा दी जाती है और जो विशिष्ट बालक हो, जिनमें कुछ डिसेबिलिटी हो, उन्हें क्या किया जाता है, क्लास से अलग कर दिया जाता है, जो कि टोटल पूरी तरह से रॉन्ग है। क्योंकि एज ए टीचर कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये वर्ड कहीं पे भी लिखा होगा आपके ऑप्शन में, ये रॉन्ग होगा। फिर है पृथक्करण, सेग्रीगेशन। यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उन्हें अलग कक्षा में बैठाया जाता है और जो स्पेसिफिक विशिष्ट स्टूडेंट होते हैं उन्हें अलग कक्षा में। आपको ये भी नहीं करना है, ये भी हमारा सही नहीं था। फिर है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा में क्या किया गया कि स्कूल तो बच्चों का एक ही था, बट नॉर्मल स्टूडेंट को अलग बैठा के पढ़ाया गया उसी स्कूल में, और यहाँ जो स्पेसिफिक स्टूडेंट थे, विशिष्ट बालक थे, उन्हें अलग से। यहाँ क्या था, उनका अलग स्कूल कर दिया गया और इनका स्कूल अलग कर दिया गया। यहाँ क्या था, बिल्कुल ही क्लास से बाहर कर दिया गया, यानी कि स्कूल से ही बाहर कर दिया गया। एकीकृत शिक्षा में स्कूल तो एक किया बट सिटिंग अरेंजमेंट अलग अलग कर दिया। फिर सबसे लास्ट में आया इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जो कि क्या किया, नॉर्मल स्टूडेंट को और स्पेसिफिक स्टूडेंट को दोनों को एक में एक साथ पढ़ाया, जो कि सही साबित हुआ। और एज ए टीचर आपको ऐसा ही करना चाहिए कि नॉर्मल स्टूडेंट, स्पेसिफिक दोनों को एक में पढ़ाना था। इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन उद्देश्य क्या था कि सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, चाहे वे किसी वंचित वर्ग के हों, चाहे समुदाय के हों, चाहे डिसेबल हो, चाहे उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी डिसेबिलिटी पाई जाती हो, सबको क्या करना था, एक साथ एक समान शिक्षा प्रदान करना था। यही क्या होती है, हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा होती है। क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए ये आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि ये वर्ड जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही आपको समझना रहता है, इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। बट कुछ वीडियो मैं देखती हूँ बहुत बड़ा चढ़ा के, बहुत बड़े तरीके से बताया जाता है, लेकिन जो भी बताऊंगी आपको एकदम ऑथेंटिक बताऊंगी और शॉर्ट में ही बताऊंगी। फिर है सोशियलाइजेशन, समाजीकरण। समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण, बच्चा समाज में ही पैदा होता है, पढ़ता है, बढ़ता है, और ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, कभी भी समाप्त नहीं होती है। बच्चे के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत ये
चलती रहती है। कौन सी प्रक्रिया? सोशियोलाइजेशन, सामाजिकरण। कभी भी पूछेगा सामाजिकरण कैसे कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और एक गौड़। प्राथमिक में परिवार आता है, गौड़ में स्कूल मीडिया आती है। फिर है सामाजिकरण की एजेंसी। तो सामाजिकरण की 2 एजेंसियां होती हैं, एक होती है एक्टिव एजेंसी और दूसरी क्या होती है? पैसिव एजेंसी। एक्टिव एजेंसी जो होती है, यहाँ बच्चा क्या होता है? सक्रिय होता है पूरी तरह से। जैसे कहाँ कहाँ? परिवार में। परिवार में बच्चा कैसे भी रह सकता है, पड़ोस में भी वैसे ही बच्चा रहता है, स्कूल में। ये क्या है? एक्टिव एजेंसी के उदाहरण हैं। एक्टिव एजेंसी कहाँ होती है? एक्टिव एजेंसी वो होती है जहां बच्चा पूरी तरह से एक्टिव होता है, जहां बच्चे पे सीधा प्रभाव पड़ता है समाज का, वो क्या होती है? सक्रिय एजेंसी होती है। फिर वहीं जब मैं बात करती हूँ पैसिव एजेंसी की, तो पैसिव एजेंसी में क्या आते हैं? जहां बच्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि बच्चे पे सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे क्या हो गया? पुलिस स्टेशन। फिर क्या हो गया? पुस्तकालय। बहुत छोटा लिख दी मैं, आपको दिखाई नहीं देगा, 1 सेकेंड। पुलिस स्टेशन, फिर क्या हो गया? पुस्तकालय। पुस्तकालय कहिए या लाइब्रेरी कहिए, या रेलवे स्टेशन, जहां पे बच्चा कदाचित कभी कभी किसी काम बस जाता है, वो क्या कहलाती है? पैसिव एजेंसी, यानी कि निष्क्रिय एजेंसी, जहां बच्चा एक्टिव नहीं होता है। एजेंसी पूछेगा तो ये 2 हैं, इनके उदाहरण पूछेगा तो ये हैं। बट वही पूछता है यदि कि सामाजिकरण का ज्यादा प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, तो बच्चे के परिवार में, बच्चे के पालन पोषण पे। पालन पोषण बच्चे का उचित तरीके से, सही ढंग से बचपन से ही दिया जाता है, तो बच्चा समाज में एक अच्छा नागरिक बन पाता है, अच्छे परिवेश से निकल के जाता है, तो अच्छे अच्छे कार्य करता है। परिवार जो होता है बच्चे के पालन पोषण का मेन कार्य होता है। फिर है सहयोग। सहयोग की भावना भी बच्चा क्या करता है? समाज से ही सीखता है, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की हेल्प करना। यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम समाज के एक अच्छे नागरिक, एक अच्छा हिस्सा नहीं बन सकते समाज का। फिर है अनुकरण। सब लोग बोलते हैं ना कि उनका रहन सहन नहीं अच्छा है, उनकी परवरिश नहीं अच्छी है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो परिवार में देखता है उसी का अनुकरण करता है। यदि अच्छी समाज, अच्छी सोसाइटी में बच्चा रहता है तो अच्छे लोगों की नकल करता है, अच्छे लोगों का अनुकरण करता है। वहीं जब आप गलत जगहों पे रहते हैं, गलत सोसाइटी में रहते हैं, तो उसका अनुकरण करते हैं। तो कहीं ना कहीं अनुकरण से भी बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। फिर है पुरस्कार या दंड। पुरस्कार या दंड सबसे जरूरी रहता है बच्चे के लिए। जब बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे पुरस्कार जरूर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे बच्चे को पता चलता है कि वो सही कर रहा है या गलत, और यदि गलत किया तो पनिशमेंट जरूर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तभी तो उसे पता चलेगा कि हाँ ये चीजें गलत है और ये चीजें क्या है? सही है। फिर हम बात करते हैं सोशियलाइजेशन की इकाइयों के बारे में। अगर पूछ लेगा सोशियलाइजेशन, सामाजिकरण की इकाइयां क्या हैं, तो सबसे पहली इकाई क्या होती है? परिवार। सामाजिकरण की प्राथमिक क्या है? परिवार है। उसके बाद इकाई फर्स्ट क्या है? परिवार है। जो भी मतलब रिलेटेड है सोशियलाइजेशन से, सबसे फर्स्ट में क्या आती है? फैमिली आती है। परिवार के बाद क्या आता है? विद्यालय। विद्यालय के बाद अध्यापक, अध्यापक के बाद मीडिया। मीडिया भी सोशियलाइजेशन का कहीं ना कहीं एक कारण है। मीडिया के थ्रू भी बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। सोशियलाइजेशन होता कैसे है? तो 2 प्रकार से होता है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक वो होता है जहां पे हम स्थान, जिसका स्थान, समय, कार्य सब कुछ निश्चित होता है, जैसे स्कूल होता है। अनौपचारिक वो होता है जो हम कहीं पे भी बैठ के और किसी भी तरह से सीख सकते हैं। अनौपचारिक में परिवार आता है और औपचारिक में विद्यालय, स्कूल आते हैं। सामाजिकरण के बस इतने ही रहते हैं, इकाई, प्रभाव, प्रकार, लेकिन उसे थोड़ा आपको डीपली समझना पड़ता है, जो मैंने अभी आपको समझाया।
इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में भी यदि आप इतना ही पढ़ लेते हैं तो भी आप इनके थ्रू अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैं बात करती हूँ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा होता है, यदि आप इसे सेंटर में, बीच में, यही मुखिया, यही प्रधान, इसी को सर्वमान्य मान के अपना आंसर चूज करेंगे तो 100% आपका राइट आंसर निकलेगा। क्योंकि जो बच्चा होता है वही मेन होता है। ये समझ लीजिए यही गांव का प्रधान है, यही मुखिया है, यही नेता है, यही सब कुछ है। इसे जब आप बीच में रख करके, सेंटर में रख करके अपने आंसर चूज करिएगा पेडागोजी के, तो आपके ऑप्शन सही मिलेंगे आपको और आपका जो आंसर रहेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में जानते हैं। बालक जो होता है केंद्र बिंदु होता है, मतलब सेंटर में कौन होगा? बच्चा होगा। मेन क्या है? बच्चा है। बच्चे के ही ऊपर हमें पूरा फोकस बनाना चाहिए। हमें जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होता है उसे हटा करके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है? बच्चा पूरी तरह से एक्टिव होता है। किसमें? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। फिर है बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता पे विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बच्चे का हमको भविष्य संवारना है। हमें एज ए टीचर क्यों बनना है? क्योंकि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। अच्छी शिक्षा कब दे पाएंगे? जब हम उसकी रुचि को जान पाएंगे कि बच्चा किस सब्जेक्ट को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में वो कमजोर है, उसकी क्षमता क्या है। ऐसा ना हो कि बच्चे की क्षमता एक दिन में एक ही चैप्टर, एक ही पैरा पढ़ने की हो और आप पूरा चैप्टर ही पढ़ा डालें। बच्चे की योग्यता के बारे में पता रहना चाहिए कि वो कहाँ से पढ़ के आया है, अभी क्या उसको पढ़ाना है और क्या उसे नहीं आता है। तो जब हमें उसकी रुचि, उसकी क्षमता, योग्यता का ध्यान रहेगा तभी तो हम उसे आगे की शिक्षा दे पाएंगे। फिर क्या है? जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो लर्निंग बाय डूइंग पे ज्यादा फोकस करती है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे करके सीखते हैं, एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं, तो वह क्या करते हैं? जल्दी सीखते हैं और जो चीजें सीखेंगे वो उनके लाइफ लॉन्ग चलती है। फिर है अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाता है। चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन होता है वही मेन माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों की अभिव्यक्ति का बच्चों को अवसर दिया जाता है कि वे कैसे पढ़ें, किस तरह पढ़ें, उनके मन में क्या है, उन्हें बोलने की पूरी परमिशन दी जाती है। इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही मेन होता है, न कि टीचर सेंटर एजुकेशन। फिर है यहाँ पे बच्चे के नीड के, यानी कि उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है। मतलब जिस चीज की उसको जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है। जिस सब्जेक्ट में वो कमजोर है उस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। जिस तरह से वो सीख पा रहा है उसे उस तरह से सिखाया जाता है। यदि एक्टिविटी के थ्रू सीखता है तो एक्टिविटी के थ्रू, यदि रीडिंग करना पसंद है तो रीडिंग करने के थ्रू। मतलब पूरा मेन प्रधान, मेन मुखिया, मेन सब कुछ क्या होता है? एक बच्चा ही होता है। बच्चे को ही महान मान के, मेन मान के यदि आप अपने पेडागोजी के ऑप्शन चूज करेंगे तो आपके कभी भी ऑप्शन गलत नहीं होंगे। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा दोनों के ही जनक फादर पूछेगा तो कौन रहते हैं? जॉन डीवी थे, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के ये निवासी थे। प्रगतिशील शिक्षा के फादर कहिए जनक कौन थे? जॉन डीवी थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। ये भी प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी हमें क्या शिक्षा देती है कि हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? करके सीखने पे, लर्निंग बाय डूइंग पे। क्योंकि जब बच्चे करके सीखते हैं तो वे क्या करते हैं? जल्दी ज्यादा सीख पाते हैं जब उसमें एक्टिविटी के थ्रू इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ाया बच्चे को और कल बच्चा भूल गया, लाइफ में उसे वो चीज याद ही नहीं है। ऐसी शिक्षा दीजिए जो लाइफ में भी, उसके जीवन में भी उसके काम आ सके। जैसे अब जो NEP 2020 आई उसमें बताया गया है कि 6वीं से ही बच्चों को व्यावसायिक चीजें सिखाई जाए। प्रगतिशील विद्यालय में बच्चा महत्वपूर्ण कौशल सीखे, जो NEP 2020 में आया है। आपने पढ़ा होगा NEP 2020 तो आपको पता होगा
नहीं तो सारे एक्ट और सारे अधिनियम मैं एक ही वीडियो में एक ही दिन इंक्लूड करके पढ़ाऊंगी। नए नए चिंतन सीखे, अपनी थिंकिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाए और क्या करे, समस्या समाधान करने के कौशल सीखे, कर्ता बने। किसमें? प्रगतिशील शिक्षा में ऐसा होना चाहिए। प्रगतिशील विद्यालय जो थे वो कब बनाए गए थे? तो 1996 में खुले थे और तब से ही प्रगतिशील विद्यालय की नींव पड़ी, या समझ लीजिए शिक्षा शुरुआत हुई प्रगतिशील शिक्षा की। प्रगतिशील शिक्षा का मानना था, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मानना था कि जो पाठ्य पुस्तक हो उसे भगवान ना माने, टेक्स्ट बुक को क्या माने, एक साधन माने, एक ऐसा स्रोत माने, साधन माने। ऐसा ना हो कि बच्चे को पूरी तरह से आप किताब पे ही, बुक पे ही डिपेंड कर दे, उसे बाहर की चीजों के बारे में, बाहर के इन्वायरमेंट के बारे में पता ही ना रहे। शिक्षा हो, शिक्षा दी जाए बच्चों को। प्रगतिशील शिक्षा का मानना था कि बच्चों को शिक्षा दी जाए, बट उसके साथ साथ उन्हें व्यवसायिक कार्य भी सिखाया जाए। जो अब आपको एनईपी 2020 और जो नए शिक्षा नीति आ रही है उसमें आपको बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण कौशल सिखाएं, चिंतन करना सिखाएं, समस्या समाधान करता बनाए या समस्या समाधान करना सिखाएं। तो प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा, ये दोनों ही आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। जितना मैं समझाई, यदि आपको इतना भी समझ में आ जाता है और इतना भी आप समझ लेते हैं तो भी आप अपने राइट ऑप्शन चूज कर लेंगे, क्योंकि जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखी हूं ये सारे पॉइंट आपकी पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आई थिंक सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन आपको पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी सीडीपी और हिंदी पेडागोजी के सभी वीडियोस मैं अपने इसी चैनल पे अपलोड करूंगी। वीडियो पर डे नहीं हो पाती है, एक दिन का गैप होता है, उसके लिए सॉरी बेटा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।